बंगाल के चुनाव में देखा कि भैया अब मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, मोदी कह रहा, वो कह रहा 170 से ज्यादा सीटें आएंगी, अमित शाह कह रहा, उनका मुख्यमंत्री पहले ही कह दे रहा चिंता मत करो हमने सब इंतजाम कर लिया। पहले से कैसे बता देते हैं? कैसे बता देते हैं? इसलिए बता देते हैं कि उन्हें मालूम है बेईमानी तो वही कर रहे हैं, मैंने कितनी सीटें निश्चित की है मुझे मालूम है, मैं कह दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आज की तारीख में आप मानो कि टीएन शेषन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते, टीएन शेषन, तो मोदी को जो उल्टा लटका देता वो किसी, बिल्कुल इतनी ताकत है, मोदी की हिम्मत नहीं होती कि एक भी बूथ पर बेईमानी की सोच भी सके। करना तो बहुत दूर की बात है। डिक्टेटरशिप कौन अनाउंस करेगा? डिक्टेटरशिप तो आज ही चल रही है। राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, राजतंत्र, रे आका डंडा जय तय आदा ने त्रय, राजतंत्र, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, अदालतें खत्म होंगी, और जब अदालतें खत्म होंगी तो ये वकील घूमे ना काला कोट पहने हुए, ये काला कोट भी खुंटी पर टंग जाएगा, क्योंकि राजतंत्र अदालतों से नहीं चलता, राजतंत्र चलता है थानों से, थानों में ही सारे काम होंगे, जैसे अब चल रहा है सब कुछ। देश की जनता मत करो तो सड़क पे आ जाओ, लड़ो फिर, तो जब बिल्कुल गर्दन कट लेगी तभी लड़ोगे? अरे अभी लड़ लो, जब मैं बता रहा हूं ये होने वाला है और आप पीछे से देख रहे हो, मैं जो भी बता रहा हूं उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जब मैं बता रहा हूं कि ये होने वाला तो अभी लड़ लो, लड़ना तो पड़ेगा इस देश की जनता को, या तो अब लड़ लो, या जब तुम्हारी गर्दन बिल्कुल काट के अलग कर दी जाए तो बिना गर्दन के तब लड़ लेना 2029 के बाद में, और फिर अगर उसके बाद तुम्हें कहीं जानमान से पड़ जा 50 साल 100 साल 200 साल बाद, तो तब लड़ना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ही। बाला साहब ठाकरे का चुनाव रद्द किया गया था, उन पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था, यही चुनाव आयोग ने। नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं था उस समय कोई और चुनाव आयोग था, उस समय थोड़ा बहुत ईमान जिंदा था। बात यह है कि उस समय तक जो चुनाव आयोग था उसका ईमान जिंदा था, बचा हुआ था, इसीलिए वो लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा छटा हुआ बेईमान और सरकार के लिए गुंडागर्दी करने वाला चुनाव आयुक्त नहीं था जो आज खुलेआम वो कर रहा है। उसे शय मिल रही है, किसकी शय मिले? सरकार उसके ऊपर है, इसलिए तो मान ली आज ज्ञानेश कुमार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। वो उसके समय का टीएन शेषन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं था, भारत का चुनाव आयोग नहीं था, ये भारत सरकार का चुनाव आयोग हो गया। जो चुनाव आयोग कभी भारत का चुनाव आयोग होता था वो अब भारत सरकार का चुनाव आयोग हो गया है नहीं है? जैसे हो क्या रहा है, जैसे अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां गए हुए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह रहा मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के बता रहा, अबे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का अंग नहीं है, वो उसी की तरह बिल्कुल एक स्वतंत्र अंग है, जैसे चुनाव आयोग एक अंग है, जैसे सीएजी चार्टर्ड एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया वो एक अंग है, अलग है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये सब संविधान के हिसाब से। तो हो ये रहा है कि जब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपने आप को सरकार के कदमों में बिछा दिया, गुलामी की तमाम पराकाष्ठाएं जो उसने पार कर दी, बेईमानी पूरी जितनी भी की जा सकती वो सारी सीमाएं तोड़ के रख दी, उस बेईमानी के लिए जितनी भी गुंडागर्दी करनी पड़े वो सारे रिकॉर्ड सब तोड़ दिए गए, है ना। ईमान कुछ इलेक्शन कमीशन का रहा नहीं, और उसने ये तय कर लिया कि सरकार के एजेंडे को फुलफिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक अपना मेरा पतन हो जाए, मेरी नैतिकता का पतन हो जाए, मैं कितनी बेईमानी करनी पड़े, कितनी गुंडागर्दी करनी पड़े, मैं करूंगा, तो वो कर रहा है। तो वो जो किया गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमान वाला था, रहा होगा कोई, उसने किया, अब नहीं है। अगर आज की तारीख में आप मानो कि टीएन शेषन जो है चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त होते टीएन शेषन, तो मोदी को जो उल्टा लटका देता वो किसी, बिल्कुल इतनी ताकत है, मोदी की हिम्मत नहीं होती कि एक भी बूथ पर बेईमानी की सोच भी सके। करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी सके, इतनी पावर है, इतनी ताकत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और अगर उस समय की यह कोई ईमानदार चीफ जस्टिस होता तो वही करता जो आप बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही कोई होता तो ऐसी रोक लगा दी जाती। जो धर्म और संप्रदाय के नाम पे वोट मांगना संविधान के विरुद्ध तो है ही है, वो चुनाव आयोग के भी विरुद्ध है। नहीं, देखिए, वो चुनाव आयोग के विरुद्ध हो ना हो, लेकिन वो देश के संविधान के विरुद्ध है, उस आचार संहिता के विरुद्ध है जिसके अंतर्गत चुनाव होते हैं।
है नहीं है। सो जैसे ही ये सारी चीजें हों उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब सब उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, वही सब जगह आरएसएस के लोग बैठे हों, चाहे वो अदालत में हो चाहे चुनाव आयोग में हो, जब उस लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोग बैठे हैं और उनका लक्ष्य है कि देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2029 में करना है, तो उस सारी स्थिति में वो सारे फैसले उसी तरह के होंगे जैसे हो रहे हैं। तो ना चुनाव आयुक्त जो है सब कुछ उसे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, लेकिन चुनाव आयुक्त क्यों कार्रवाई करेगा? चुनाव आयुक्त नहीं करेगा क्योंकि उसी एजेंडे में शामिल है। चुनाव आयुक्त बेईमान हो चुका है, पूरी तरह से बेईमान हो चुका है। देखिए ये बात उन्हें पूरी तरह से पता लगी 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में है। इस बात को लेकर ये बात जब जनता में पहुंची है तो जनता ने ये तय कर लिया, नेताओं ने तय नहीं किया, जनता ने तय कर लिया कि किसी भी सूरत में संविधान को बचाना है और अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए वो जितनी भी वोटें दे सकते थे बीजेपी के खिलाफ वोटें दी हैं। आप देखिए कितनी वोटें दी होंगी पब्लिक ने, कि उनकी वोटें उनमें 4,65,46,885 वोटें बढ़ाने के बाद 240 पे बीजेपी टिक गई है। और ये जो है वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पूरी डिटेल में जो बताया है कि इतनी 4,65,46,885 वोटें बढ़ाने के बाद में 79 सीटें बेईमानी करके बढ़ाई बीजेपी ने। पूरा हर स्टेट का डाटा देख रखा है, कहां कितने परसेंटेज कितनी वोटें बढ़ाई गई, इतनी वोट है। अगर वो वोट आप माइनस कर दो तो निश्चित रूप से 160 से नीचे रह जाते हैं। तो 160 से नीचे रहने का मतलब है खत्म। तो उन्हें ये पता लग गई कि देश की जनता उनके खिलाफ है। जनता ने बहुत वोट दी विपक्ष को, ठीक है ना। अगर इसमें से 4,65,46,885 वोटें आप माइनस कर दो तो कितनी वोटें दी हैं विपक्ष को, कितनी सीटें आती उनकी? किसी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी। 100% जो विपक्ष की सरकार बनती, तो विपक्ष को उसी समय काम करना चाहिए था। विपक्ष ने तो काम किया नहीं। विपक्ष तो आपस में लड़ रहा है। हाँ, तो विपक्ष आपस में लड़ता रहा, नतीजा रहा। लेकिन बीजेपी समझ गई कि हमें कैसे काम करना है, और उसके बाद बीजेपी ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। और उसके बाद ही उन्होंने किस तरह से उसको जीता, हरियाणा को, हम सबके सामने है, बेईमानी से। उनका मुख्यमंत्री पहले ही कह दे रहा, चिंता मत करो, हमने सब इंतजाम कर लिया है। नहीं, पहले से उन्हें मालूम है। बंगाल के चुनाव में देखा कि भैया अब मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, मोदी कह रहा, वो कह रहा 170 से ज्यादा सीटें आएंगी, अमित शाह कह रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में किस धड़ल्ले से बेईमानी करे, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी भी सूरत में हमें यह हारना नहीं है। पहले से कैसे बता देते हैं? कैसे बता देते हैं? इसलिए बता देते हैं कि उन्हें मालूम है बेईमानी तो वही कर रहे हैं, मैंने कितनी सीटें निश्चित की है मुझे मालूम है, भाई मैं कह दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। सो उन्होंने पहले से ही सब कुछ कर लिया। ये ट्रेंड उन्होंने बदल दिया, ये ट्रेंड उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने सबसे बढ़िया एक तरीका ये माना, ये तरीका सोचा कि जो ईवीएम है उससे तो जो बेईमानी कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं है उन्होंने, वो लगातार जारी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये और कर दिया कि भैया वोट काटो और साथ में फर्जी वोट बनाओ। ये तरीका उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सब कर रहे हैं और उन्होंने सोच लिया कि अब के बाद कोई भी चुनाव राज्य का हारना नहीं। वो कारण क्या, उसके पीछे राज्य का चुनाव क्यों नहीं हारना? जो राज्यसभा में एमपी बनते हैं वो कैसे बनते हैं? राज्यसभा के एमपीओ को बनाने के लिए जो राज्य की विधानसभा है उनके जो विधायक एमएलए हैं वो वोट देते हैं, उनकी वोटों से राज्यसभा का एमपी जो है बनता है। और राज्यसभा में इनके पास बहुमत है नहीं। संविधान को खत्म करने के लिए इन्हें 167 सीटें राज्यसभा में चाहिए और इनके पास 106 हैं। अब 7 इन्होंने आम आदमी पार्टी के तोड़ लिया तो 113 इनके पास हो गई। चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए कितनी, 2/3 मेजोरिटी कितनी चाहिए? तो उसके लिए चाहिए 167, वो है नहीं। तो राज्यों में जितने ज्यादा राज्य इनके कब्जे में होंगे उतने ही ज्यादा राज्यसभा में इनके एमपी होंगे। तो उस सब को करने के लिए इन्होंने ये ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून ये लाने वाला है वो कानून के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके माध्यम से 2029 का चुनाव। तो 2029 के चुनाव में ये लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करा के 400 से ज्यादा सीट लोकसभा में जीत के और आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा करके, और उससे पहले जितने राज्यों में भी कब्जा हो जाएगा वहां से जो राज्यसभा के चुनाव होंगे तो राज्यसभा में अपना बहुमत करके 2/3 बहुमत करके और
ये संविधान को खत्म करने की स्थिति में आ सके, इसलिए सारा काम हो रहा है। कि लोगों में चर्चा भी है, लोग बोल भी रहे हैं आपस में कि 2029 में अगर बीजेपी जीतती है तो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप अनाउंस हो जाए। अरे बावड़े हैं यार, डिक्टेटरशिप कौन अनाउंस करेगा? डिक्टेटरशिप तो आज ही चल रही है। उस समय तो ये मोदी राजा बन जाएगा, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। राजतंत्र, रे आका डंडा जय ते आदा ने त्रे, राजतंत्र, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और अगर आप इनके जो बुजुर्ग हैं, जिनके जो इनके नेता रहे हैं, गोलवलकर हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, इनको अगर पढ़ोगे तो वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संघीय ढांचा नहीं चलेगा इस देश में। संघीय ढांचे से राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़ती है। संघीय ढांचा क्या है? यानी केंद्र में एक सरकार हो और राज्यों में अलग अलग सरकार हो, तो केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करें। ये इसको खत्म करना चाहते हैं, ये बाकायदा गोलवलकर ने कहा हुआ है। और ये इस देश में जो लोकतंत्र है वो ये चाहते हैं कि एक देश हो, एक सरकार हो और एक ही पार्लियामेंट हो। तो विधानसभा कहां जाएंगे? और एक ही पार्टी, एक देश, एक नेता, एक पार्टी, एक सरकार और एक संसद। तो विधानसभा कहां जाएंगे? ये जो एमएलए बने फिर हैं ना हर राज्य में, खद्दर का कुर्ता जो मतलब अकड़ वाला जो लटकाए हुए, सबके कुर्ते पजामे सब टंग जाएंगे खुंटी पे, किसी तो कुछ सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी इसी तरह से चल रही है, इसे रोका नहीं गया और 2029 में ये अपने हिसाब से करवा पाए और सफल हो गए, तो आप कह रहे हो डिक्टेटरशिप, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, अदालतें खत्म होंगी। और जब अदालतें खत्म होंगी तो ये वकील घूमे ना काला कोट पहने हुए, ये काला कोट भी खुंटी पर टंग जाएगा। क्योंकि राजतंत्र अदालतों से नहीं चलता, राजतंत्र चलता है थानों से। थानों में ही सारे काम होंगे, जैसे अब चल रहा है सब कुछ। तो इसको समझने की जरूरत है। अभी लोगों ने समझा नहीं है कि कितना गहरा षड्यंत्र है। एक्सेप्ट कर सकती है कौन? देश की जनता। मत करो तो सड़क पे आ जाओ, लड़ो फिर। तो जब बिल्कुल गर्दन कट लेगी तभी लड़ोगे? अरे अभी लड़ लो। जब मैं बता रहा हूं ये होने वाला है और आप पीछे से देख रहे हो, मैं जो भी बता रहा हूं उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जब मैं बता रहा हूं कि ये होने वाला, तो अभी लड़ लो। लड़ना तो पड़ेगा इस देश की जनता को, या तो अब लड़ लो, या जब तुम्हारी गर्दन बिल्कुल काट के अलग कर दी जाए तो बिना गर्दन के तब लड़ लेना 2029 के बाद में। और फिर अगर उसके बाद तुम्हें कहीं जानमान से पड़ जा 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद, तो तब लड़ना पड़ेगा। लड़ना तो पड़ेगा ही, अगर इनको इनसे जो है देश को बचाना है, देश की जनता को बचाना है। तो अगला निशाना क्या यूपी है इनका? बिल्कुल यूपी और पंजाब पक्का 2027 में टारगेट है। अरे बिल्कुल, क्या बात करो, 2,89,00,000 वोटें काट दी और 52 लाख वोटें जो 18 साल से ऊपर की हो गई हैं। जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का, स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जो वो हैं वयस जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? 16 करोड़ 6 लाख। 16 करोड़ 6 लाख। वोटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 15 करोड़ 54 लाख। तो 15 करोड़ 54 लाख में से 16 करोड़ 6 लाख का अंतर कितना? 52 लाख। वो 52 लाख जोड़ी नहीं गई, 2 करोड़ 89 लाख काट दी गई और 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड हैं, वो वाली आएंगी। तो इस तरह से तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख वोटें साफ कर दी हैं उत्तर प्रदेश से। यह है स्थिति। और इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर और उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। यह हालत जब 91 लाख वोटें काट के बंगाल का यह हाल कर दिया, तो जहां 4.5 करोड़ 5 करोड़ वोटें कट जाएंगी उत्तर प्रदेश में, वहां का क्या हाल होगा? तो सरकार बनाएंगे। कौन? बिल्कुल बनाएंगे। और काहे के लिए बैठे हैं? और काहे के लिए बैठे हैं भाई? और काहे के लिए बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं। और बाकी जो हैं सब बन जाएंगे मुख्यमंत्री, जो उछले फिर रहे हैं, जितने भी बाकी हैं ना विपक्ष के, जितने भी समझ रहे हैं अपने आप को कि आपका ये बनेगा, कब की ये बनेगा, हमारा ये बनेगा, हमारा वो बनेगा, सब है मुख्यमंत्री बना देगा मोदी सबको एक झटके में। सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता को आना पड़ेगा, जन आंदोलन है, विपक्ष को समझना पड़ेगा, बायकाट से बात नहीं चलेगी। इस गंदगी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है बिल्कुल। और जो बता रहा हूं वो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना। अमित शाह और मोदी, ये दोनों, इनकी पार्टी आरएसएस इस देश में किसी भी सूरत में अगर फेयर चुनाव हो जाए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, तो इनको 10% वोट नहीं मिलेगी। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, इन्हें 10% वोट नहीं मिलेंगे।
पूरे देश में इनके कुकर्मों की वजह से इनके खिलाफ नफरत जबरदस्त तरीके से है। और ये बात इन्हें मालूम है, ये सब कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस के माध्यम से है कि हमारे साथ देश की जनता नहीं है। पर इन्हें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, इन्हें इस देश का संविधान खत्म करना है, तो उसके लिए सत्ता में बने रहना है। और जो संविधान में जो प्रक्रिया है जिसके तहत ये संविधान को खत्म करेंगे, वो स्थिति प्राप्त करनी है, हासिल करनी है, वो केवल और केवल बेईमानी से हो सकती है। तो जो बंगाल में अब चुनाव हुआ है, और इससे पहले जो बिहार में चुनाव हुआ, उससे पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उससे पहले जो हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव बीजेपी द्वारा बेईमानी से जीते गए। यहां तक कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बड़ी डिटेल में सारी चीजें बताई, और जिस तरह बताया कि 4,65,46,000 और 885 वोटें बढ़ाई गई, उस तरह से फिर दिल्ली जीता गया। सो ये सब कुछ बेईमानी से जीता गया। ईमानदारी से वो इस देश में एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और अब बेईमानी सामने आ गई। BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं। बीजेपी के हाथ में मशीन बनाना है, सोर्स कोड जिसके माध्यम से उसमें जो सिंबल लोड किए जाते हैं, जो उसका एक्चुअल में वो फार्मूला है, जो सूत्र है, जो सॉफ्टवेयर है, जिससे ये होता है कि जब वोट डाली गई तो कौन सी वोट किसको जाएगी, ये सब जो है आइडेंटिफाई करता है। वो सोर्स कोड वो बीजेपी के हाथ में है, ईवीएम बीजेपी के हाथ में है, वीवीपैट बीजेपी के हाथ में है। तो कैसे इलेक्शन फेयर हो जाएगा? और अब तो वोटें काटी जा रही हैं SAR के माध्यम से। तो पूरा चुनाव जो हुआ है वो बेईमानी से हुआ है। अब वो भी मान रहे हैं, कल तक वो नहीं मान रहे थे, अब वो भी मान रहे हैं। ये जबरदस्ती चुराया नहीं, लूटा गया, और भयानक लूट। वो IPS ऑफिसर हैं जिन IPS ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते हैं, फर्जी एनकाउंटर के मुकदमे चल रहे हैं, जो सस्पेंड चल रहे हैं, आप उन्हें लाके ऑब्जर्वर बना रहे हो, और वो जाके वहां पब्लिक को धमका रहे हैं, कैंडिडेट को धमका रहे हैं, गांव-गांव जाके मतलब वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इस सब के बावजूद भी वोट पड़ा, उस सब के बावजूद भी आपको काउंटिंग में बेईमानी करने की जरूरत पड़ी। खुद ममता बनर्जी जी को पीटा गया, उनको धक्का दिया गया, उन्हें नहीं, उनकी अपनी ही काउंटिंग सेंटर में घुसने दिया गया। ये भी सारी चीजें आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शाम को 5 बजे तक मोस्टली जो बाकी 4 राज्य थे उनके मोस्टली नतीजे लगभग आ चुके थे, सारा सब कुछ हो चुका था। पर यहां शाम को 5 बजे तक तो किसी में तो दूसरे तीसरे राउंड की जो है मतलब काउंटिंग चल रही थी। क्यों? कैसे? ऐसा क्या था? यहां तो इतना अमला लगा रखा था आपने, इतने माइक्रो ऑब्जर्वर फालतू फंड के ऑब्जर्वर लगा रखे, बावजूद उसके जो है मतलब गिनती धीमी हो रही। इसीलिए था कि मशीनें बदली जा रही थी, सब कुछ प्री प्लान था कि पहले इनको मार के भगाओ TMC वालों को, देन उसके बाद में जो चाहो डिक्लेयर कर दो, और वही हुआ।